गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम चीन की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं और आज हमारा चीन की विदेश नीति के से संबंधित हमारा अंतिम टॉपिक चीन की विदेश नीति का मूल्यांकन करेंगे। हमने संपूर्ण विदेश नीति का अध्ययन किया चीन की, और आज ये और हम इवोल्यूशन करेंगे कि चीन की विदेश नीति किस प्रकार से है, क्या उसको सफलता क्या असफलता और किस प्रकार की अपनी विभिन्न जो चाल खेल रहा है उसके संदर्भ में आज पूरा अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अपन कह सकते हैं कि साम्यवादी चीन की जो विदेश नीति है वो सफलता, असफलता, सरलता, जटिलता, एकरूपता और प्रतिकूलता का एक ऐसा विचित्र मिश्रण है जिसमें हम सब प्रकार के आयाम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा सफलता मिली, ऐसा भी नहीं है कि हर समय वो सरलता का मार्ग जुटाता है, और यह ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा एक रूप या एक नीति पर चल रहा है। कई प्रकार के उसमें बदलाव समय समय पर करता है उसके हितों के अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो चीनी नेता हैं, ये चीन का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नेतृत्व है, इनकी जो चालें हैं, इनका जो तरीका है वो इतना अस्पष्ट और अविश्वसनीय होता है कि उन पर भरोसा तक नहीं किया जा सकता, या फिर उनके आधार किसी प्रकार का कोई तय निष्कर्ष भी निकाल नहीं सकते कि ये क्या करना चाहते हैं, क्या उसके बारे में अपनी राय रखते हैं। ये कहते अलग है और करते कुछ अलग है, यानी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। ये मित्रता और शत्रुता दोनों को साथ में पाते हैं। इसलिए ये एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसकी हर चाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आप ही देखिए ना, वर्तमान में जैसे हमारे भारत और चीन के साथ जो संघर्ष चल रहा है एलएसी पर, तो आप देखिए हमारे यहाँ पर मतलब आप देखेंगे कि सबसे पहले जो गलवान घाटी में हुई हिंसा, उसके बाद में जो पैंगोंग त्सो पर हुई और चुशुल क्षेत्र में जो हुई है, तो ये जो 3 बार ऐसा हमारी उनके साथ झड़प हुई है। तो हम नहीं चाहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का तनाव बढ़े, और हम युद्ध भी नहीं चाहते। हम किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण से उसका हल चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले अपने आर्मी के जो कमांडर स्तर या कमांडर कोर स्तर की जो उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो ये बात करता है कि हम शांति चाहते हैं और हम हमारी सेना पीछे हटाते हैं। जबकि करता क्या है, बात करता है कि हमारी सेना पीछे हटेगी, केवल दिखावा करके कुछ समय के लिए हटकर वापस बड़ी और सेना के साथ उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। यानी दुश्मन को दूर हटाकर कुछ समय के लिए छुप जाता है और वापस नए सिरे से उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। इसी प्रकार से आप देखो कई स्तरों पर वार्ताएं हुई। अभी रक्षा मंत्री हमारे जो SCO शंघाई सहयोग संगठन की जो बैठक हुई रशिया में, वहाँ पर उसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री के मध्य सहमति बनी। फिर अभी वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर, उनकी भी बैठक हुई। अब सहमति बनी है, लेकिन कहाँ तक होती है अभी तो भविष्य के गर्भ में कह पाना मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ शांति की बात करता है, दूसरी तरफ वो वापस तनाव बढ़ाने का काम करता है। तो कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए इतने भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं कि ये देश किस प्रकार से कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। हिंदी चीनी भाई भाई के जो नारे लगाकर चीन ने एकाएक भारत पर आक्रमण कर दिया। अब 1954 में चाओ एन-लाई और नेहरू के मध्य जो पेंसिल का समझौता हुआ, आप सभी को पता है। अब इसके मध्य ऐसा लगा था, हम चीन को बड़ा भाई समझते थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे। आपको पता होगा 65 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, हमको भरोसा तक नहीं हुआ, सब एक प्रकार आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो गया। तो यूँ समझें कि मतलब इसकी बहुत बड़ी कथनी करने में अंतर दिखाई देता है। और फिर युद्ध करने के बाद में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। इसी प्रकार आप देखो सोवियत संघ से 1950 में मित्रता की संधि की और 1969 में उसे अपना 1 नंबर का शत्रु मानने लग गया और युद्ध कर दिया। 1950 में अमेरिका उसका सबसे बड़ा शत्रु था, और आज वह चीन का परम मित्र। आज मतलब 1971 में उसके साथ अच्छे संबंध कायम कर लिए। तो कहाँ गए उसके साम्यवादी विचारधारा। वियतनामी आज़ादी के लिए चीन ने सहायता दी, और 1979 में 1979 में वियतनाम पर आक्रमण कर दिया।
दुनिया के सब देश जब व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी CTBT 1996 में जब हस्ताक्षर कर रहे थे, तो चीन ने उसी दिन अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। अब परमाणु परीक्षण कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? CTBT की एक प्रकार से धज्जियां उड़ा दी, उसमें एक प्रकार की मजाक उड़ा दी। वियतनाम के विदेश मंत्री नवोफन थेच ने कहा था कि चीन कभी शत्रु बन जाता है तो कभी दोस्त, कभी आधा दुश्मन तो कभी आधा मित्र। चीन की गुमराह करने वाली चालें हैं, कभी एशिया में शांतिपूर्ण शस्त्र की बात करता है तो कभी कहता है कि बंदूक में ही दम है। पहले वह कहता था कि अमेरिकी साम्राज्यवादी इस विश्व का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आज अमेरिका का सबसे बड़ा मित्र है। तो भरोसा नहीं आ सकता इस देश पर कि ये देश क्या कदम उठाएगा, इसका स्टैंड ही कोई नहीं। इसलिए इस प्रकार के देशों को मतलब एक प्रकार की उस जो कुछ चालें होती हैं उसी प्रकार के देशों में उसको शुमार किया जाता है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन उसकी विदेश नीति बिल्कुल भरोसेमंद बगैर है, इस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आज भी देखेंगे कि आज पूरी दुनिया एक तरफ और चीन एक तरफ खड़ा है, कटघरे में खड़ा कर दिया है। और यही नहीं, जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस जो महामारी है, उसने अपनी लैब में इस वायरस को ईजाद किया और पूरी दुनिया में फैला दिया, पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो ये चीन की ऐसी हमेशा से बहुत घटिया चालें रही है। चीन की विदेश नीति में सौम्यता के लक्षण भी परिलक्षित होते हैं। कभी कभी अमेरिका, जापान, भारत आदि देशों के साथ उसके समय के साथ मतलब मधुर भी होते जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको पूरा हिस्ट्री में लेके चलूँगा कि लंबे समय से लगभग 70-80 के दशक से किस प्रकार से जो संबंध बढ़े हैं और वर्तमान तक किस तरफ आगे जा रहे हैं। तो देखिए, चीन सोवियत संघ में अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए 1987 में सीमा संबंधी आंशिक समझौता भी हुआ। तत्कालीन समय में जो रूसी राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन ने चीन की यात्रा की। दोनों देशों से आपसे संबंधों पर शांतिपूर्ण सहस्त्र के 5 सिद्धांतों को स्वीकार करने पर सहमत हो गए। चीन ने रूस से 72 सुखोई Su-27 विमान खरीदे। रूस के साथ $2.5 अरब का एक सौदा हुआ, जिसके अधीन चीन में और 200 Su-27 विमानों का निर्माण किया जाएगा। 16 जुलाई 2001 को रूस और चीन के मध्य एक 20 वर्षीय मैत्री संधि हुई। संधि में कहा गया कि दोनों देशों के मध्य कोई सीमा विवाद नहीं है तथा एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का दोनों देश सम्मान करते हैं। 1 जुलाई 1997 से हांगकांग पर चीन की प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। ताइवान से भी निकटतम सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 19 सितंबर 1999 से दक्षिण चीन सागर के पर्ल नदी के डेल्टा में स्थित मकाऊ उपनिवेश में 442 वर्ष बाद पुनः चीन में विलय हो गया। 442 वर्षों से मकाऊ का पुर्तगाली शासन था। चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमी ने मकाऊ के विलय को चीन के पुनर्संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जेमिंग के अनुसार हांगकांग मकाऊ में एक देश दो प्रणाली व्यवस्था में के बाद इसी आधार पर ताइवान समस्या के समाधान की राह खुल गई। फिर भी वियतनाम, भारत, उत्तर कोरिया आदि देशों के साथ उसके संबंध मधुर नहीं रहे। जब तक अमेरिका ताइवान अर्थात जो पहले फार्मोसा कहते थे से नहीं हट जाता, तब तक अमेरिका के साथ संबंधों में किसी सुधार की आशा नहीं की जानी चाहिए। जहाँ तक विश्व में उसकी नीति का प्रभाव का जो संबंध है, तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के साम्यवादी दलों पर प्रभाव जमाने में अवश्य सफल हुई है, परंतु उन देशों की मित्रता प्राप्त करने में बिल्कुल नहीं हुई। एशियाई नक्शे में शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसे पीकिंग अपना मित्र कह सकता हो। पाकिस्तान अपवाद हो सकता है। चीन को उसके पड़ोसी देश हमेशा संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, एक शक की निगाह से देखते हैं। वियतनाम पर चीनी आक्रमण ने उनकी शंका को और भी पुख्ता कर दिया। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक पामर और पार्किंस कहते हैं कि चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की रही है, अर्थात मीठे शब्दों और मैत्रीपूर्ण संकेतों के साथ प्रबल तरीके और अपशब्दों का भी प्रयोग कर रही है। विदेश नीति के संदर्भ में आज चीन अमेरिकावादी बनता जा रहा है। विश्व में साम्यवादी धड़े को कमजोर करने, एशियाई नव स्वतंत्र राष्ट्रों को शक्ति संतुलन बिगाड़ने के लिए चीन ने साम्राज्यवादी अमेरिका का आधार भूमि प्रदान की। अब चीनी विदेश नीति का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं रहा। अमेरिका, अल्जीरिया, इंडोनेशिया आदि देशों में चीन के बचकाने व्यवहार से अंततः इन देशों में साम्यवादी आंदोलन को हानि हुई। आज चीन का सबसे बड़ा एशियाई मित्र राष्ट्र पाकिस्तान है, जो एक लंबे समय तक एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवाद का शस्त्रागार, महजबी राजनीति का सरताज, सैनिक तानाशाह का धनी और स्वयं पाकिस्तानी जलवाद का भी शत्रु रहा है।
विदेश नीति के क्षेत्र में चीन की लक्ष्यहीनता और जुनूनी प्रतिक्रिया के एक बड़ा विचित्र पक्ष है। लेकिन एक बात सर्वविदित है कि पिछले 68 वर्षों में चीन की अनुकरणीय नीति भी प्रगति की रही है। चीन ने 1978 में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किया। तब से उसकी आर्थिक विकास दर भी 9% औसतन रही है, जो अमेरिका की विकास दर से 3 गुना अधिक है। वह आज विश्व की एक महाशक्ति बन गया है। जून 1987 में चीन ने एक बहुत शक्तिशाली भूमिगत परीक्षण किया। मई 1992 में चीन ने 10 लाख TNT क्षमता वाले परमाणु बम का परीक्षण किया। ऐसे समय जबकि विश्व में परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध एक रचनात्मक वातावरण बन रहा है और चीन का यह कदम अमेरिका को ये जताने के लिए है कि उसकी दायेदारी स्वीकार नहीं करता है। चीन अब तक 33 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण कर चुका है। ड्रैगन का प्रभुत्व विस्तार समूह से एशिया में एक महसूस किया जा रहा है। थाईलैंड का रेड कैप मूवमेंट अमेरिकी सत्ता के चूल्हे हिला रहा है। म्यांमार के कोको द्वीप पर निर्मित चीनी नौसैनिक अड्डा, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी नियंत्रण, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के आधुनिकीकरण इत्यादि के द्वारा चीन ने अमेरिका के सामुद्रिक प्रभुत्व की अवधारणा पर सांघातिक प्रहार किया। वर्तमान में चीनी नौसेना समूह से हिंद महासागर अपना प्रभाव क्षेत्र में समेट चुकी है। वेनेजुएला, ब्राजील जैसे गैर एशियाई देशों में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, जापान, यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त है, तो वह चीन की जो अर्थव्यवस्था है या चीन का लगातार बढ़ता निर्यात चीन की विदेशी मुद्रा भंडार को नई ऊंचाइयों और दे रहा है। दूसरी तरफ चीन का लगातार बढ़ता हुआ निर्यात देश की विदेशी मुद्रा भंडार को ऊंचाई दे रहा है। साथ ही साथ जून 2010 तक चीन का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $25 अरब तक पहुंच गया था। उसके बाद निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चीन की सरकारी एजेंसी चिन्हुआ द्वारा आंकड़ों के अनुसार चीन का नियमित सैन्य बल 2.3 मिलियन है। अकेला यही आंकड़े विश्व परिदृश्य को प्रभावित होने की क्षमता रखता है। वर्ष 2000 के बाद चीन ने अपनी सेना का व्यापक आधुनिकीकरण किया और वर्तमान में चीन की जनमुक्ति सेना PLA जिसको कहते हैं कि चारों ओर संगठक थल सेना, वायुसेना, नौसेना और रणनीतिक नाभिकीय कोर अपनी प्रभावी बढ़त बनाए हुए हैं। आधिकारिक रूप से चीन का 2009 में सैनिक बजट का $70 बिलियन था। इसमें 14.9% की बढ़ोतरी और हुई। सैन्य समीक्षकों का मानना है कि सैन्य बजट का आंकड़ा 150 बिलियन बिलियन से भी ऊपर जा सकता है। शीत युद्धोत्तर काल में जहाँ रूस, अमेरिका जैसे देश अपने सैन्य बजट में भारी कटौती कर रहे हैं, वही चीन है वो अपने सैन्य बलों को शिखर पहुंचाने के लिए बड़ी तेजी से अग्रसर है। फिर भी चीन स्वयं शस्त्रों का व्यापारी भी है। इराक इसका सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। आज चीन की बढ़ती शक्ति से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया देश समान रूप से भयभीत है। आज चीन में एशियाई अर्थव्यवस्था में जान फूकी है। चीन इस समय एशिया निर्यात के लिए सस्ती दर पर श्रम उपलब्ध करा रहा है। एशिया का व्यापार चीन के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत चीन व्यापार बढ़ना शुरू हो चुका है। चीन धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे एशिया प्रशांत क्षेत्रों देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाता जा रहा है। उसने आसियान देशों के साथ एक ऐतिहासिक शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, जो व्यवहार में अनाक्रमण संधि जैसी है। चीन ने आसियान क्षेत्र के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन ने एक गैस समझौता किया है जिसका मूल्य $21 अरब तक पहुंच सकता है। चीन अपने विशाल बाजार को पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों व मध्य एशियाई देशों के लिए भी खोल रहा है। अमेरिका चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। जापान की अर्थव्यवस्था में इस समय चीन से मिले ऑर्डरों की नई जान और डाल दी है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के सबसे अग्रणी देशों में से चीन है, जो अमेरिका को पीछे धकेल रहा है। चीन भले इन दिनों पूरी दुनिया में आर्थिक विकास आगे नजर आ रहा हो, लेकिन भविष्य उसके बुरी तरह लड़खड़ाने का भी खतरा बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन भारी कर्ज लेकर आर्थिक विकास करने में जुटा है। यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। आम लोगों को बढ़ते कर्ज, प्रॉपर्टी की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल और बढ़ते कॉर्पोरेट कर्जे चीन का बाजार भविष्य में पूरी तरह से लड़खड़ा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से अपनी आर्थिक, सैन्य और अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाकर अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ाना चाहता है। वो एशिया का नेतृत्व करना चाहता है। वो एशिया में किसी भी शक्ति को उभारने बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये जो चीन है अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब जो उसकी विदेश नीति में नवीनतम जो घटनाक्रम है, उसमें हम समझ सकते हैं
कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पहली विदेश यात्रा जब ये बने थे उसमें रूस को चुना था। इसका उद्देश्य यह था कि अमेरिका को एक प्रतीकात्मक संदेश देना था, जिसके यूरोपीय एशियाई देशों के संबंध कुछ खराब चल रहे थे। तत्कालीन समय की बात करूँ मैं, चीन के लिए प्राकृतिक गैस तेल भंडारों का समृद्ध रूस वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। 2015 में रूस ने सीरिया पर पहला हवाई हमला किया था। ठीक उसी दिन एक दिन बाद चीन ने कहा कि किसी को भी सीरिया में मनमानी नहीं करनी चाहिए। पुनः चीन की इस नीति में परिवर्तन आया। उसने रूस के सीरियाई हमलों का समर्थन किया और चीन की इस नीति में बदलाव भविष्य में रूस का समर्थन पाने के लिए हुआ है। फिर आप देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति अफ्रीका के दौरे पर गए और उनका जो रणनीतिक मुख्य हिस्सा यही था कि खनिज संसाधनों और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को सुनिश्चित की जा सके। शी जिनपिंग की विदेश नीति का लक्ष्य है कि चीन को वैश्विक शक्ति के रूप में संगठित और प्रोत्साहित करना। जिनपिंग बड़ी आर्थिक मदद देकर इस्लामाबाद का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। चीन अपनी विदेश नीति के अंतर्गत पहले तिब्बत, फिर भारत के पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में अपनी गिद्ध दृष्टि डालनी शुरू कर दी। कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। अपनी चाल को अंजाम देने के लिए चीन ने नेपाल और भूटान को घेरे लेने की शुरुआत की। रेल और सड़क का जाल बिछाने शुरू कर दी। चीन भारत को सामरिक तरीके से घेरने की कोशिश आज भी सक्रिय है। तिब्बत को हड़पने के साथ ही चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ शुरू कर दी। तिब्बत के हड़पने का खामियाजा महज सामरिक नहीं बल्कि प्राकृतिक बनने गया। 2016 में चीन विश्व का तीसरा बड़ा हथियार निर्यातक बनकर उभरा। 2012-16 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय हथियार निर्यात में उसकी भागीदारी 6.2% रही है, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से भी ज़्यादा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फरवरी 2017 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 10 वर्षों के दौरान चीन के हथियार सौदों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। चीन का हथियार 2006-10 से 2012-16 के बीच 88% बढ़ा। वह आज 37 देशों को हथियार निर्यात करता है। इनमें विमानों से लेकर मिसाइल, फ्रिगेट, जहाजों की मिसाइलें तक शामिल हैं। आप देखेंगे कि फरवरी 2016 में चीन की सेना ने दक्षिण चीन सागर पर जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती करके कई देशों को उकसाने का काम किया, जबकि चीन के राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा था कि विवादित क्षेत्रों का सैनिकरण नहीं होने देंगे। यही नहीं, जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है ये जो क्षेत्र। ऐसे में यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती और वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों और व्यवसाय मार्गों का खतरा हमेशा से मंडराने लगा है। अमेरिका समेत कई देशों को चीन का इस कदम को शांति के लिए प्रतिकूल माना। और वर्तमान देखेंगे पिछले जब से इसने दुनिया में कोरोना फैलाया उसके बाद में पूरा विश्व एकमत होकर इसके विरुद्ध हो गया है। आप देखेंगे कि दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह से तनाव बना हुआ है। ताइवान के मुद्दे को लेकर वहाँ पर अमेरिकी नौसेना और अमेरिका दोनों के मध्य ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के मध्य ज़बरदस्त तरीके से तनाव बना हुआ है। आज जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक यूरोपीय देश, ब्रिटेन, फ्रांस सब एकमत हैं और इसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक और वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए सब एकजुट हुए हैं कि इस प्रकार से मानवता का सहारा करने का काम जो किया है इसने कोरोना फैलाकर, तो पूरे विश्व को या पूरे विश्व के जो देश हैं इन सबको एक राय होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और जितनी भी एजेंसियाँ हैं इन सभी के साथ होकर इसके विरुद्ध सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। तो अभी जो तनाव का वातावरण बना हुआ है इसको अभी किस दिशा की तरफ जाता है, क्या है, ये सब आने वाले भविष्य में तय होगा। लेकिन चीन ने वर्तमान जो पिछले इस 2020 में जिस प्रकार का घटनाक्रम पैदा किया है, विश्व में जो तनाव का वातावरण पैदा किया है, ये तय है कि ये विश्व के लिए बहुत बड़ा एक खतरा साबित हो सकता है।